नमस्कार, गुड इवनिंग। गजाधर सिंह एजुकेशनल कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज की सोशियोलॉजी की क्लास में हम बात करने वाले हैं पाषाण काल और नदी घाटी सभ्यताओं की। कल की क्लास में हमने पाषाण काल के बारे में समझा था। हमने समझ लिया था कि इंसान शुरुआती समय में पत्थरों का प्रयोग मुख्यतः करता था शिकार के लिए, औजार बनाने के लिए और स्थायी निवास के लिए भी वो गुफाओं में जाकर के अपना रहता था। पाषाण काल में हमने पुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के बारे में समझ लिया था। हमने समझ लिया था कि पुरा पाषाण काल में इंसान ने किस प्रकार से आग की खोज की होगी, आग का आविष्कार किया होगा, और मध्य पाषाण काल में हमने समझा था कि इंसान किस तरीके से संग्राहक बन गया था, थोड़ा मोड़ा अनाज फल वो इकट्ठा करने लगा था और उसने संभवतः एक आध जानवर को पालतू बनाने का क्रम शुरू कर दिया था। जैसे पहला जो पालतू जानवर था वो कुत्ता था। आज हम लोग जिस टॉपिक की बात करेंगे वो पहला टॉपिक होगा नव पाषाण काल। नव पाषाण काल की प्रमुख जो विशेषताएं हैं वो आपसे पेपर में पूछी जाती हैं। जैसे यहाँ पे पहला टॉपिक है हमारा नव पाषाण काल। नव पाषाण काल की प्रमुख विशेषताओं में अगर देखा जाए तो यहाँ पे सबसे पहली विशेषता है यहाँ पर पहिए का आविष्कार। ठीक है, उसने पहिए का आविष्कार कर लिया था, सबसे प्रमुख विशेषता है ये। दूसरा था उसने कृषि का आरंभ कर दिया, एग्रीकल्चर वो करने लगा, कृषि करने लगा। और जब पहिए का आविष्कार हो गया, कृषि करने लगा, उसने स्थायी निवास भी शुरू कर दिया था। वो परमानेंट एक जगह पे अपनी झोपड़ी बना के, अपना घर बना के वो रहने लगा था, क्योंकि वो खेती बाड़ी करता था। और इसके अलावा उसने जानवरों को पालतू भी बनाना शुरू कर दिया। जैसे पालतू जानवरों की अगर बात की जाए तो इनमें बताया गया कि पहला पालतू जानवर तो कुत्ता था, लेकिन बाद में उसने गाय, भेड़, बकरी, कुत्ता, घोड़ा इन सबको पालतू बनाया। जो जो जानवर उसके काम के थे वो उन्हें पालतू बना लेता था। तो यहाँ पे अगर देखा जाए की पॉइंट अगर नव पाषाण काल के तो यही चार हैं। इसके अलावा जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है वो सब आपके थ्योरी के लिए है, यानी कि पेपर में आप किस तरीके से चीज़ों को लिख पाएंगे। तो कृषि का आरंभ का मतलब क्या हुआ कि इस काल में खेतीबाड़ी शुरू हो गई थी और इंसान जो पहले अनाज के लिए इधर उधर भटकता था वो भटकना बंद करके वो एक स्थान पर अपना अनाज उगाना शुरू कर दिया था। अब एक स्थान पर अनाज उगाना उसने शुरू किया तो उसने गेहूं की खेती शुरू की, जौ, बाजरा, मक्का, फल ये सब वो उगाता था। पहली फसल जो संभवतः इंसान ने उगाई होगी वो फसल कौन सी होगी? तो आपने कहा पहली फसल आपकी जौ है, जो इंसान ने पहली फसल उगाई। पशुपालन, तो आपको बताया गया यहाँ पे पशुपालन का आरंभ हो चुका है। और पशुपालन का आरंभ उसने इसलिए किया होगा क्योंकि उसे खेती बाड़ी के लिए जानवरों की ज़रूरत पड़ी होगी, बोझा ढोने के लिए, खेत को जोतने के लिए। इसके अलावा उसने देखा कि जानवरों का दूध उनके बच्चे पीते हैं, तो उसके दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना इन जानवरों को पालतू बना करके इनका दूध निकाल दिया जाए। तो यहाँ पे वो जानवरों को खेती के लिए, उनसे मांस प्राप्त करने के लिए और उनसे दूध प्राप्त करने के लिए पालतू बनाना शुरू कर चुका था। अब यहाँ पे कौन कौन से जानवर पालतू बनाए? तो उसने गाय को पालतू बनाया, भैंस, बकरी, कुत्ता, घोड़ा ये सब उसने पालतू जानवर बनाए। पहला जो पालतू जानवर था वो कुत्ता था। चलिए, बस्तियों का विकास हुआ। तो बस्तियों का विकास तो हो ही जाएगा, जब एक जगह रहेगा, खेतीबाड़ी करेगा तो उसका परिवार एक जगह रहेगा, फिर वो परिवार बड़ा होगा, वहाँ परिवार से बड़ा होते होते गांव बन जाएगा। और बड़ा जब परिवार होगा कुछ सदियों बाद, तो वही परिवार जो है गांव से नगर में बदल जाएगा। ठीक है, तो नगर में बदल जाएगा तो व्यवस्थित जीवन शुरू हो जाएगा। औजारों की उन्नति की बात की जाए तो वो अब नुकीले औजार बनाने लगा था, पत्थर से अच्छे फाइन औजार बनाने लगा था। पत्थर की चिकनी कुल्हाड़ी उसने बना ली थी, दानेदार पत्थर से बनी थी, यानी कि मजबूत थी ये। और यह इसके एक सिरे पे लकड़ी वकड़ी लगा के उसने उसको चिकना बनाया, उसमें धार बना दी, उसका किनारा तेज बना दिया जिससे कि आसानी से चीज़ों को काटा जा सके। लकड़ी से भी उसने चीज़ों को बनाना शुरू कर दिया, काष्ठ कला का विकास हो गया। इसको आप याद रखिएगा। और कालांतर में इसका प्रयोग हल, पहिया, तख्तों की नाव और लकड़ी के मकान बनाने में किया जाने लगा। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे अगला पॉइंट देखा जाए तो है मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार। इंसान ने नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों को बनाना सीख लिया था। हालांकि वो मिट्टी की कुछ आकृतियाँ पहले से बनाता था। मिट्टी के बर्तन को अगर देखा जाए तो मिट्टी के बर्तन दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जिनको पकाया नहीं जाता है, केवल धूप में सुखा दिया जाता है, और दूसरे होते हैं जिनको आग में पकाया जाता है। जैसे आज के समय में आपने मटका देखा हो, कुल्हड़ देखा हो, या फिर दूध उबालने वाला गांव में हांडी होता है वो देखा हो। ये सब आग में पके हुए बर्तन हैं। इनमें आप खाना पका सकते हैं, ये मजबूत होते हैं, ये पानी भर दो तो भी ये क्या होंगे, ख़राब नहीं होंगे।
लेकिन कुछ गांव में ऐसे भी बर्तन होते थे जो आग में नहीं पकाए जाते थे। आप अपने बुजुर्गों से पूछिएगा, दादा दादी से, तो वो बताएंगे कि पुराने समय में अनाज वगैरह रखने के लिए गांव के लोग क्या करते थे कि उस समय इतना लोग लोहे का कोई भी बॉक्स नहीं खरीद पाते थे या उस तरह की चीज़ें नहीं होती थी जहाँ वो साल भर का गेहूँ चावल अपना स्टॉक करें। तो वो मिट्टी के बर्तन बना लेते थे, बड़े बड़े मिट्टी के, और उन्हीं में अपना उसको सुखा के धूप में, और उसी में धान गेहूँ साल भर के लिए क्या करते थे, स्टॉक कर लेते थे और उसको साल भर वो प्रयोग करते रहते थे। तो आप इस चीज़ को आप याद रखें कि मिट्टी के बर्तन बनाना उसने शुरू कर दिया। बढ़िया आग में पकाए हुए बर्तन भी उसके पास थे, मिट्टी के बर्तनों को आग में पकाना सीख लिया था। और कुछ बर्तन ऐसे थे जिनको आग में नहीं पकाते थे, इनको धूप में सुखा करके और इनको यूज कर लिया जाता था। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पर क्या है, सामुदायिक जीवन में सुधार। तो सामुदायिक जीवन क्या है कि भाई जब व्यवस्थित जीवन हो गया, खेती बाड़ी करने लगा, जानवर उसने पालतू बना लिया, उसके काम सारे क्या हो गए, ऑर्गेनाइज हो गए। अब उसको डेली डेली जानवरों का शिकार करने नहीं जाना पड़ता है, वो कुछ जानवरों को पालतू बनाया हुआ है और जब ज़रूरत पड़ती है तो उनका यूज वो कर लेता है। इसी प्रकार से अनाज अब वो इकट्ठा कर लेता है साल भर के लिए, 6 महीने के लिए। रोज़ रोज़ उसको अनाज की तलाश में भटकना नहीं पड़ता है। तो इसीलिए क्या है कि उसके पास थोड़ा खाली समय बच गया है, तो उस खाली समय में वो कुछ काम कर लेगा, कुछ अपने रिश्ते, सामाजिक रिश्ते बना लेगा, कुछ ऐसे काम कर लेगा जो कि आगे चल कर के सभ्यता के विकास के क्रम में काम आएंगे। जैसे कि वो क्या करेगा, पत्थर के अच्छे अच्छे औजार बनाएगा, बर्तन बनाएगा अच्छे, और अपना जो है जो भी सामाजिक रिश्ते उनको मजबूत करेगा। इसको याद रखिएगा। तो जब समाज बनेगा, जब गांव बनेगा, तो वहाँ पर सरकारें भी आएंगी। सरकारें आएंगी तो उस समय कोई राजा तो नहीं था और न कोई सरकार थी, लेकिन वहाँ पे क्या था, वहाँ पे सरदार अथवा मुखिया का चयन होता था। मतलब गांव में एक सरदार या मुखिया होता था, और ये जो मुखिया होता था ये मजबूत आदमी को बनाया जाता था। मतलब जो हट्टा कट्टा हो, जो शरीर से ताकतवर हो उसको बनाया जाएगा ना, बाहर से कोई आक्रमण हो तो उसको बचा सके। परंतु वो मुखिया या सरदार अपना पद अपने पुत्र या पुत्रों को नहीं दे सकते थे। मतलब ऐसा नहीं था कि मुखिया जो बन गया अब अगला मुखिया उसका बेटा बनेगा, ऐसा नहीं था। अगर वो मजबूत होगा तो बनेगा, वरना कोई और बनेगा। ठीक है, चलिए अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला है धार्मिक विश्वास। तो उस समय के जो लोग थे वो मातृ देवी की पूजा करते थे। मातृ देवी यानी कि कई सारी नवपाषाणकालीन ऐसी बस्तियां हैं जहाँ से मिट्टी की बनी स्त्रियों की छोटी छोटी मूर्तियाँ मिली हैं। और ये जो स्त्रियों की मूर्तियाँ हैं, इनसे आइडिया लगाया जाता है कि उस समय के लोग संभवतः क्या करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे। तो मातृ देवी की पूजा करने का तात्पर्य ये हुआ, एक तो कि वो पृथ्वी को अपनी माता मानते थे, क्योंकि पृथ्वी से उनको उपज अनाज मिलता था खाने के लिए, पृथ्वी से उनको फल मिलता था, पृथ्वी से उनको जो भी उनकी ज़रूरतें थी वो पूरी होती थी, इसलिए पृथ्वी को माता मानते थे। और इसके अलावा क्या था कि संभवतः वो समाज जो था वो मातृ सत्तात्मक भी था, यानी कि वहाँ जो फीमेल होती उनका वर्चस्व कहीं ना कहीं रहा होगा, इसलिए मातृ देवी की पूजा की जाती थी। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो पृथ्वी को माता मानते हैं, धरती को हम लोग माता मानते हैं, क्योंकि धरती क्या है, हमें अनाज उत्पन्न करती है, हमें फल फूल प्रदान करती है, जिसको खा करके हम अपना जीवन यापन करते हैं। अगला अंत्येष्टि प्रथा, यानी कि अंतिम संस्कार कैसे होता था। तो नवपाषाण काल के समुदायों व उसके बाद के समुदायों की कब्रगाहों पर बड़े बड़े पत्थर लगा दिए जाते थे। जो भी कब्र बनाई जाती थी उस पर बड़े बड़े पत्थर लगा दिए जाते थे, और उन पत्थरों को महापाषाण कहा जाता था। ठीक है, ऐसी कब्रगाह खोज के दौरान प्राप्त हुई है। इनमें कुछ अकेले खड़े खड़े पत्थर प्रतीत होते हैं, अन्य महापाषाण कुछ ऊंचे पत्थरों अथवा गोल पत्थरों पर बने प्रतीत होते हैं। मेज के आकार की इमारतों के नीचे ऐसे कमरे हैं जिसमें सब रखे जाते थे। ठीक है, मेज के आकार की इमारतों के नीचे ऐसे कमरे हैं जिनमें सब रखे जाते थे। ये महापाषाण कुछ देशों में कर्क संक्रांति के समय, जब सूर्य की तीव्रता सबसे अधिक होती थी, सूर्य की पूजा करने के लिए देव मंदिर की भांति प्रयोग में लाए जाते थे। इंग्लैंड में इसी प्रकार की इमारत स्टोनहेंज है। ठीक है, तो ये केवल भारत में ही नहीं है, पूरी दुनिया की बात कर रहा है। तो यहाँ पे भारत के इतिहास को यदि विश्व के इतिहास के महान अध्यायों में से एक कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसका वर्णन करते हुए भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, भारत के इतिहास के विषय में विरोधाभासों से भरा लेकिन मजबूत अदृश्य धागों से बंधा हुआ है भारतीय इतिहास, ऐसा जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे अगर देखा जाए, पहिए का आविष्कार सबसे इम्पोर्टेंट, ये आपको बताया गया था। नवपाषाण काल की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है, पहिए का आविष्कार है। पहिए का आविष्कार इसी काल में हुआ। इसके आविष्कार ने मानव सभ्यता के विकास को एक नई गति प्रदान कर दी। पहिए के आविष्कार ने मानव सभ्यता के विकास पर निम्नलिखित प्रभाव डाले। पहला था, पहिए के आविष्कार से मानव ने
चौक की सहायता से मिट्टी के बर्तन बनाना प्रारंभ कर दिया। चौक आपने कभी देखा होगा, कुम्हार के यहाँ जाइए, जहाँ बर्तन बनाया जाता है, गोल गोल पहिया जैसा होता है, उसके ऊपर मिट्टी रखता है और उसको डंडे से घुमा देता है। आजकल तो मोटर लगा होता है उसमें, वो मोटर से घूमता रहता है और उस पर वो बर्तन अच्छे से बनाता है। पहिए की सहायता से कताई का काम आसान हो गया। जैसे कताई, सूत कताई वाली मशीन देखिए, या सूत कताई वाली मशीनें देखिए आपने, गांव में चारा काटने की मशीन देखी होगी ना, उसमें भी पहिया लगा होता है, तो इसको डंडा लगा के ऐसे घुमाते हैं तो उससे चारा आसानी से काटा जा सकता है। इसी तरह ये कताई वाली मशीन है, कपड़ा बनाने का काम आई। पहिए की सहायता से गाड़ी बनाना आरंभ हो गया, जिससे यात्रा करना और सामान ढोना सरल हो गया। अब आप बताइए कि आज के समय में अगर हम पहिए के बारे में न जानें, हम पहिए को भूल जाएं अचानक से, मान लीजिए कुछ ऐसा हो कि आज का इंसान पहिया बनाना ही भूल जाए, तो आप बताइए क्या बिना पहिए के कुछ संभव है? ना तो हम बस चला पाएंगे, ना ट्रेन, ना साइकिल, ना बाइक, और यहाँ तक कि एरोप्लेन भी बिना पहिए के नहीं चलेगा। वो पहले रनवे पे दौड़ता है और उसके बाद उड़ता है। तो बताइए कैसे क्या होगा? जो पानी के जहाज़ हैं वो भी नहीं चल पाएंगे, क्योंकि पानी के जहाज़ों को भी समुद्र में उतारने के लिए पहले गोल आकृति का यूज किया जाता है, जिसके ऊपर रख के उसको धकेल दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के पहिए के बिना आज का समाज संभव ही नहीं है। तो पहिया एक बहुत बड़ा आविष्कार था। अब यहाँ पे है पुरा पाषाण तथा नव पाषाण काल के मानव के जीवन की तुलना, यानी कि पुरा पाषाण काल में मनुष्य कैसे रहता था और नव पाषाण काल में मनुष्य कैसे रहता था, इसका कंपेयर यहाँ पर किया गया है। पुरा पाषाण काल में मानव के औजार और हथियार भद्दे और बेडौल तथा खुरदरे थे। पुरा पाषाण काल में यानी औजार अच्छे नहीं थे, भद्दे थे, बेडौल थे, जैसे भी उसने बना पाए बेचारे ने शुरू में बना लिए। और नव पाषाण काल में क्या हुआ? हथियार उसके सुडौल, चिकने, तेज तथा नुकीले हो गए, उन पर पॉलिश भी कर लिया, चमकदार हो गए वो। पुरा पाषाण काल में मनुष्य के प्रमुख औजार हथौड़ा, कुल्हाड़ी, रामपी या सलकल अथवा चाकू थे, ये थे। और नव पाषाण काल में था धारदार कुल्हाड़ी, बढ़िया चिकनी वाली, बर्छी, छुरी, चाकू, तीर, कमान, सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है, तो इनका यूज करता था वो। पुरा पाषाण कालीन मानव मात्र शिकारी था। पुरा पाषाण काल में क्या होता था? मनुष्य केवल शिकार करता था अपना पेट भरने के लिए, जबकि नव पाषाण काल में मानव पशुपालन भी सीख गया और वो पशुपालक बन गया, जिससे उसे दूध, मांस सब कुछ मिल जाता था। पुरा पाषाण काल का मानव अनाज एकत्रित करता था और जबकि नव पाषाण काल का मानव अनाज पैदा करता था। एकत्रित करना और पैदा करने में अंतर है, आप जान ही रहे हैं। इस काल में मनुष्य कंदमूल तथा मांस खाकर अपना पेट भरता था और यहाँ नव पाषाण काल में मनुष्य घी, दूध, दही, गेहूँ, मक्का, शहद, मांस, यानी इसकी वैरायटी बढ़ चुकी थी। ये अब बहुत सारी चीज़ें खाने लगा था। इस काल में मानव ने आग की खोज कर ली। पुरा पाषाण काल में क्या हुआ? आग के बारे में जान चुका था, जबकि नव पाषाण काल में आग के उपयोग को तो कर ही रहा था वो, कृषि का आरंभ कर दिया और सबसे इम्पोर्टेंट पहिए का आविष्कार कर लिया। पुरा पाषाण काल में आग की खोज कर ली, नव पाषाण काल में आग का प्रयोग सीख लिया उसने, पहिए का आविष्कार कर लिया, कृषि का उसने आरंभ कर दिया। पुरा पाषाण काल में मनुष्य प्राय नग्नावस्था में रहता था, कोई कपड़ा नहीं, नागा बाबा बन के अपना घूमता था, नंग धड़ंग। तो यहाँ पे क्यों नग्नावस्था में रहता था? क्योंकि उस समय ऐसा कुछ इंतजाम नहीं था और मनुष्य समूह में रहता भी नहीं था, वो अलग अलग अपना छोटे छोटे कबीले बना के इधर उधर घूमता रहता था, तो उसको शर्म भी नहीं आती होगी। अब वो इकट्ठा रहना आरंभ कर दिया, एक ग्रुप में रहना आरंभ कर दिया, तो इसीलिए क्या हुआ कि वो कपड़े पहनना शुरू कर दिया। तो नव पाषाण काल में क्या था? नव पाषाण काल में मानव ऊन और सन के बने मोटे वस्त्र पहनने लगा था, जैसे आजकल जूट के बोरे आते हैं ना सामान भरने के लिए, वैसे ही। पुरा पाषाण काल में मनुष्य भ्रमणकारी था, घूमता रहता था और पैदल ही खाना व दोषों के समान घूमता रहता था अपना इधर से उधर। लेकिन नव पाषाण काल में मनुष्य घर बनाकर एक स्थान पर रहना सीख गया। अब पुरा पाषाण काल में मानव अपने पूर्वजों की पूजा करता था और अपने मृतकों को दफनाता था, जादू टोना, पुनर्जन्म तथा प्राकृतिक शक्तियों में विश्वास करता था। जबकि नव पाषाण काल में प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करने लगा वो, जादू टोना में आज भी विश्वास कर रहा है वो। मानव पसी की बलि देना सीख गया है। बलि का मतलब क्या होता है? कि किसी को, देवता को खुश करने के लिए किसी जानवर या मनुष्य को मार देना। जैसे आज भी आपने देखा होगा कि एक त्यौहार आता है, मतलब कि ऐसे मैंने बंगाल में सुना है कि वो काली की पता नहीं किसी की पूजा की जाती है, तो उसमें बकरे की बलि दी जाती है। हालांकि ये यूपी में प्रचलित नहीं है, हमने बहुत कम सुना है इसके बारे में, लेकिन बंगाल साइड में ये प्रचलित है जहाँ बकरे की बलि दी जाती है। अब बताइए ऐसी कौन सी देवी है जो बकरे की बलि देने से खुश हो जाएंगी? ये तो अजीब सी बात है। इसी तरीके से मुस्लिमों में एक त्यौहार होता है शायद बकरीद,
तो बकरीद में बकरा जो है अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर दिया जाता है। तो बकरे की क्या गलती है भैया, बकरे को अगर हिंदू पकड़ें तो वो उसको बलि चढ़ा दें और मुस्लिम पकड़ें तो उसको कुर्बान कर दें। बकरे ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि उसी के पीछे पड़े हुए हैं लोग कि उसको जहाँ पाओ वहाँ उसको मार दो, ठीक है। तो ये बलि देते हैं, आज भी लोग दे रहे हैं। मृतकों की समाधियों को बनाना मनुष्य के धार्मिक जीवन के प्रमुख अंग थे। अगला था, इस काल में मनुष्य में सामुदायिक भावना का जन्म हो चुका था, यानी कि वो समुदाय में रहने लगा था पूरा पाषाण काल में। और नव पाषाण काल में पितृ प्रधान परिवार था, ठीक है। यहाँ पर पहले जहाँ देखा गया था कि मातृ प्रधान था, मातृ देवी की मूर्ति मिली थी, वहीं नव पाषाण काल में पिता का वर्चस्व ज़्यादा था। नव पाषाण काल में कबीले विवाह प्रथा आदि का उदय हो चुका था, मतलब कबीले बन चुके थे और विवाह प्रथा का भी उदय हो चुका था। शुरुआत में विवाह नहीं होता होगा, जैसे जानवरों में रहता है ना, कोई किसी के साथ घूम रहा है, वही वाला हाल था जानवरों में शुरुआत में, इंसानों में भी। लेकिन नवपाषाण काल आते आते विवाह होने लगा, यानी कि जीवन साथी फिक्स हो गया, ये इसी के साथ रहेगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, ताम्र युग, कांस्य युग, कॉपर ब्रॉन्ज एज। ये आपका पाषाण काल से बाद का काल है, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको। कांस्य युग उस काल को कहा जाता है इसमें मनुष्य ने तांबे के साथ टिन को मिलाकर, तांबा और टिन मिलाया जाए तो कांसा बनता है, ठीक है। तो तांबा और टिन मिला करके उसने क्या कर दिया, कांसे का इस्तेमाल सीख लिया। इतिहास में यह युग पाषाण युग तथा लौह युग के बीच में है, यानी कि पत्थर के बाद और लोहे से पहले। ये जो कांस्य युग है ये कब आता है, तो आपने कहा पाषाण काल, यानी पत्थर का यूज करने के बाद और लोहे का यूज करने से पहले का जो बीच का ये काल है, यही आपका ताम्र पाषाण काल या कांस्य युग है, ठीक है। ब्रॉन्ज एज, कॉपर एज है। अब तांबे की अगर बात की जाए तो नव पाषाण काल के अंतिम चरण में मानव को धातुओं का ज्ञान हुआ, अतः इस काल को ताम्र पाषाण युग कहा गया। इस युग में मानव ने धातु और पाषाण दोनों के ही उपकरण बनाए, इसलिए जिसे ताम्र पाषाण काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, धातु और तांबा दोनों के बनाओगे तो क्या कहलाएगा, ताम्र पाषाण काल, क्योंकि यहाँ पर धातु और तांबा दोनों का बना रहा है वो। प्रारंभ में मानव को उस तांबा अयस्क के विषय में नहीं ज्ञात था जिसे खदानों से निकाला जाता था। यह केवल प्राकृतिक तांबे का उपयोग करता था जिसे नदियों के तट से जमा किया जाता था। विद्वानों का मत है कि सबसे पहले तांबे का उपयोग लगभग 5000 ईसा पूर्व में हुआ। बाद में मानव ने खदानों से अयस्क तांबा निकालना सीखा। तांबे का प्रयोग लगभग 4500 ईसा पूर्व में दक्षिण पूर्वी में दक्षिणी इराक से आरंभ हुआ था, ठीक है। तो इराक के सुमेर, इसको याद रखिएगा, तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग इराक के सुमेर से प्रारंभ हुआ था। और ताम्र पाषाण काल जो है ये पाषाण काल और लोहे का काल के बीच का काल है, यानी कि पाषाण काल लोहे का मतलब है यहाँ पर आपका एक तो वैदिक सभ्यता हो जाएगी और इसी के साथ साथ क्या हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में, हालांकि लोहे का उतना साक्ष्य नहीं मिला है, तो यहाँ पे वैदिक सभ्यता आप जान लीजिए, लोहे का प्रयोग, वैदिक सभ्यता में लोहे का प्रयोग होता था। अब है कांसा, तो इसी क्रम में लोगों ने तांबे के साथ टिन को मिला दिया। देखो तांबा अलग होता है और कांसा अलग होता है। कांसा कैसे बनता है, तो तांबे के साथ टिन को मिला दो, 10 भाग तांबा और 1 भाग टिन, तो ये और मजबूत हो जाता है और इसको मिला करके कांसा बन जाता है, मिश्रित धातु एलॉय बन जाता है। जैसे एलॉय बिल होते हैं ना गाड़ी में, वैसे एलॉय बन जाता है। और कांसा तांबे से अधिक उपयोगी है, ये याद रखिएगा। कांसा क्या है, तांबे से अधिक उपयोगी है, वह कठोर है, मजबूत है, यही बोला मैंने। तो इससे उपकरण बनाएंगे, जब मजबूत है तो औजार बना देंगे, हथियार बना देंगे, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बनाई जाएंगी। तो इसी काल को क्या कहते हैं हम, कांस्य युगीन सभ्यताएं कहते हैं, इस समय की जो भी सभ्यताएं हैं। अब देखिए कांस्य युगीन प्रारंभिक सभ्यताओं की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे विश्व के प्रत्येक भाग में कांस्य युगीन सभ्यताओं का विकास हुआ, पहली तो ये बात है। इन सभ्यताओं ने मानव के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ। इसको हमेशा याद रखेंगे कि जो पुरानी सभ्यताएं थी वो नदियों के किनारे। ऐसे देखिए पुराने शहर सब नदी के किनारे है ना। बनारस माना जाता है दुनिया का सबसे पुराना शहर, नदी के किनारे। कौन सी नदी, बनारस, गंगा नदी। इसी तरीके से प्रयागराज गंगा नदी के किनारे, आगरा यमुना नदी के किनारे, दिल्ली यमुना नदी के किनारे, पटना गंगा नदी के किनारे। तो ये बड़े बड़े शहर जो पुराने शहर हैं ये सब नदियों के किनारे हैं, क्योंकि प्राचीन काल में लोग नदियों के किनारे ही रहते थे। अब ये जो सभ्यताएं विकसित हुई नदियों के किनारे, इन सभ्यताओं में सिंधु घाटी सभ्यता थी, सुमेरिया की सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के आसपास,
सुमेरिया की सभ्यता दजला और फरात नदियों के आसपास, और मिस्र की सभ्यता नील नदी के आसपास विकसित हुई। इन सभ्यताओं के नदियों के किनारे विकसित होने के कारण यहाँ पे दिए गए। देखिए याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी, याद रहेगा कि नहीं, और सुमेरिया की सभ्यता दजला फरात नदी, दजला और फरात सुमेरिया की सभ्यता, और मिस्र की सभ्यता नील नदी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब ये नदियों के किनारे ही सभ्यताएं क्यों विकसित होती थी, तो इसके बारे में कुछ रीज़न दिया गया है। पहला दिया गया, नदियों के किनारे की भूमि मुलायम तथा उपजाऊ होती थी, यानी कि उस मुलायम और उपजाऊ भूमि में खेती करना बड़ा आसान था। दूसरा, पीने और सिंचाई के पानी की उपलब्धता वहाँ पे थी। यातायात के प्रमुख साधन थे, नाव बना के नदी से निकल जाते थे यहाँ से वहाँ। बाढ़ आने के कारण ज़मीन उपजाऊ बनी रहती थी, और बुआई और जुताई में आसानी होती थी, क्योंकि मिट्टी क्या है, मुलायम है। तो यहाँ पे इसको याद रखिएगा। अब अगला है शहरों एवं नगरों का उदय। तो कांस्य युग के प्रारंभ में ही नगरों एवं शहरों की उत्पत्ति के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, नगरों एवं शहरों की प्रगति के लिए आवश्यक था कि उन्हें निर्बाध रूप से खाद्य पदार्थों की आपूर्ति होती रहे। कोई भी शहर तब तक शहर बना रह सकता है जब तक कि वहाँ खाद्य पदार्थों की आपूर्ति है। मान लीजिए कोई शहर है, जैसे आपके बिहार का ही पटना शहर है, उसमें खाद्य पदार्थों की आपूर्ति बंद हो जाए, लोगों को सब्जी गांव से आना बंद हो जाए, फल गांव से आना बंद हो जाए, अनाज गांव से आना बंद हो जाए, तो क्या शहर के लोग जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। तो नगर का विकास वहीं हो सकता है जहां आसपास उपजाऊ ज़मीन हो। जैसे अगर पटना की बात की जाए तो पाटलिपुत्रा इसका पुराना नाम है। और पाटलिपुत्रा का विकास क्यों हुआ होगा? क्योंकि ये जो एरिया है पूरा पटना का, ये गंगा नदी, सोन नदी और पुनपुन नदी, ये सब जो नदियाँ हैं इनका पूरा एरिया है। तो ये उपजाऊ भूमि वाला एरिया, यहाँ पे अनाज का उत्पादन होता होगा, और जहाँ उपजाऊ भूमि वाले एरिया होते हैं उसी के पास में बड़े नगर का विकास हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया, खाद्य आपूर्ति बनी रहे। इसलिए कृषि कार्यों को सुचारू रूप से करने के लिए सिंचाई के लिए निर्बाध जल आपूर्ति आवश्यक थी। अतः एक ऐसी संस्था का निर्माण किया गया जो इस कार्य को सुचारू रूप से कर सके। ये संस्था नगरों में स्थापित की गई। सिंचाई की उचित व्यवस्था के लिए अनेक लोग कृषि कार्य से मुक्त हो गए और वे दूसरे कार्यों के लिए उपलब्ध हुए। तो ये क्या हुआ कि मान लीजिए शुरुआत में क्या होता है, आप में से ज़्यादातर लोग, हम में से ज़्यादातर लोग क्या हैं, हो सकता है कि हमारे आज के जो समय है तो हमारे घर परिवार में लोग जॉब कर रहे हों, हम खेती बाड़ी ना करते हो, हम कुछ और काम करते हो, हम पढ़ाते हो, या फिर आप कुछ और काम करते हो। लेकिन अगर देखा जाए तो हो सकता है कि हमारे पिताजी खेती बाड़ी करते रहे हो सकता है हमारे दादाजी खेती बाड़ी करते रहे, हो सकता है हमारे परदादाजी करते रहे हों। अगर आप पीछे चले जाएंगे, पीछे जाते जाएंगे, तो एक न एक ऐसी पीढ़ी ज़रूर मिलेगी जहाँ से पीछे के लोग खेती बाड़ी करते रहे होंगे। तो हम सभी लोग कहीं ना कहीं खेती बाड़ी से ही हमारा उदय हुआ है। लेकिन होता क्या है कि मान लीजिए आपके घर में आपके पिताजी खेती बाड़ी करते हैं, और जो खेती बाड़ी में अनाज होता है उसको बेच देते हैं वो, और उस मान लीजिए आपके पास जो है जो खेत है वो हमने कहा 10 बीघा खेत है, 10 बीघा, ठीक है। और इस 10 बीघा में जो साल भर में फसल होती है वो होती है 5 लाख रुपए की फसल 10 बीघा में। अब इस 5 लाख में कुछ परिवार का खर्चा चलेगा, कुछ खेती का खर्चा होगा, कुछ जानवरों का खर्चा होगा। अब मान लीजिए इसमें बचत कर ली 2 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए बच गए। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि जो अच्छे फैमिली वाले लोग होंगे वो अपने परिवार के घर के किसी एक कैंडिडेट को पढ़ने के लिए भेज देंगे। भाई सारों को तो नहीं पढ़ाया जा सकता, भाइयों में से 4 भाई 5 भाई तो उनमें से 1-2 को भेज दिया, पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब आपके खेत में एक्स्ट्रा उपज हुई जिसको बेच के आपने पैसा कमाया, तभी तो आपने पढ़ने लिखने के बारे में सोचा, शहर जाने के बारे में सोचा, तभी तो आपने व्यापार के बारे में सोचा। तो जब एक्स्ट्रा फसल हुई, एक्स्ट्रा इनकम हुई, जब चीज़ों को बेचा जाने लगा तो व्यापार वाणिज्य भी आरंभ हो गया। जब उतना ही उपज होगी जितना आप खा जाएंगे तो व्यापार कहाँ से होगा? जब अधिक उपज होगी तभी तो व्यापार होगा। और जब व्यापार होगा तो लोग नगरों में जाएंगे, नगरों में बसेंगे। जब नगरों में बसेंगे तो नगरों में पक्के मकान बने, सड़क चौड़ी, ढकी हुई नालियाँ बनाई जाती थी। कृषि में सुधार हुआ। कृषि में सुधार क्या, लगातार जैसे जैसे समय गुजरता है लोग नए नए औजार का प्रयोग करते जाते हैं और पशुपालन भी बेहतरीन तरीके से करते जाते हैं। तो कृषि में अपने आप क्या हो जाता है, सुधार हो जाता है। जैसे आरंभ में मानव लकड़ी का हल स्वयं खींचता था। आरंभ में लकड़ी का हल तो आपने भी देखा होगा, गांव में पुराने समय में लकड़ी का हल होता था और वो बैलों से चलाया जाता था हमारे समय में। लेकिन अगर बात की जाए और पुरानी, तो यहाँ पे लिखा है कि हल स्वयं वो खींचता था अपने से, 2 लोग हल खींच रहे हैं, 1 लोग उसको चला रहे हैं। परंतु बाद में इस कार्य के लिए उसने पशुओं का प्रयोग करना शुरू कर दिया। अनाज की बढ़ती मांग के कारण मानव ने नदियों के किनारे स्थित वनों को काटकर कृषि योग्य बनाना आरंभ कर दिया। जब अनाज की डिमांड बढ़ने लगी तो जंगल काट के उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया और सिंचाई के लिए नहर बांध बनाना
आरंभ कर दिया, क्योंकि दूर तक अगर पानी ले जाना है तो नहर तो आपको बनानी पड़ेगी। तो इस प्रकार से क्या हो गया, इस प्रकार से ये कृषि में सुधार हुआ, और कृषि में जब सुधार हुआ, एक्स्ट्रा इनकम हुई, तो शहरों का भी निर्माण यहाँ पर होने लगा। व्यापार का विकास यहाँ पे दिया गया है। तो व्यापार का विकास कैसे, कृषि के विकास से ही व्यापार का विकास होता है। कृषि करेंगे और कृषि में अधिक उपज होगी, उसको बाज़ार में ला के बेचेंगे, तो वहीं से व्यापार क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। जब बाज़ार में जाके बेचते हैं हम, हमारे पास पैसा आता है तो हम कुछ खरीदेंगे भी, तो खरीदेंगे तो उस समय के कुछ लोग ऐसे थे जो खेती बाड़ी छोड़ के कुछ अच्छा अच्छा सामान बनाने लगे। बाज़ार में आप मान लीजिए अनाज बेचने गए, वहाँ आपको अच्छी सी कोई कुर्सी दिख गई लकड़ी की तो आप लेते आए, वहाँ पे कोई खिलौना दिख गया अच्छा तो लेते आए, वहाँ कोई टोकरी दिख गई तो लेते आए। तो इसी प्रकार से क्या हुआ कि कुछ लोगों ने खिलौना, टोकरी, पहिया, गाड़ी या फिर कुछ और सामान बनाना शुरू कर दिया। तो इसी से क्या हो गया कि धीरे धीरे व्यापार का विकास हो गया। ठीक है। क्रांति युग में मानव का सामाजिक जीवन संगठित होने लगा था, यानी कि समाज बनना शुरू हो गया था। मानव ने कृषि के कारण स्थायी जीवन आरंभ कर दिया। परिवार में सबसे अधिक आयु का व्यक्ति परिवार का मुखिया होता था, सबसे अधिक आयु का व्यक्ति। देखिए यहाँ पे क्या होता था कि जो हमारे दादा दादी, आपने देखा होगा, जब तक दादा जीवित हैं तब तक वही परिवार के मुखिया हैं। हालांकि आजकल आर्थिक युग आ गया, आजकल समय बदल चुका है, और ऐसे बदले हुए समय में क्या होता है कि आजकल लोग अपने आप को बहुत तेज़ समझते हैं। हमारी जनरेशन, आपकी जनरेशन के जो लोग हैं, तो हम पुराने लोगों को, हमें लगता है ये बेकार है, बुढ़ा बुढ़िया नहीं, ये किसी काम का नहीं है और ये कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा करो, हमको मुखिया बनाओ, हमको जो है अलग करो, हमारे हिस्से का ज़मीन जायदाद दे दो और हम अपना समझेंगे। ठीक है। तो आप याद रखिएगा, मैंने अपनी इतनी एज में जो फील किया है, ऐसे परिवार जिनमें बड़े बुजुर्ग मुखिया होते हैं और उनकी परिवार में चलती है, उनकी परिवार में अगर एक प्रकार से संगठन बना हुआ है और उन्हीं की बात को माना जाता है, तो परिवार जल्दी बिखरता नहीं है, परिवार सुचारू रूप से चलता है, अच्छा चलता है। लेकिन जहाँ पे बड़े बुजुर्ग मुखिया नहीं होते, उनकी नहीं चलती, वो कमज़ोर होते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि परिवार पूरा बिखर जाता है, लोग अपने अपने रास्ते बनाते हैं, इधर उधर जो है घूमने लगते हैं। आजकल वही चल रहा है, चाहे आदमी हो चाहे औरतें हों, लड़के लड़कियाँ सभी क्या कर रहे हैं, उनको अपनी स्वतंत्रता चाहिए, और स्वतंत्रता के बाद वो नाचेंगे, रील्स बनाएंगे, इधर उधर घूमेंगे। लेकिन जब वो अभी उनको चाहिए स्वतंत्रता, बड़े बूढ़े कोई दखलंदाजी न दें। जब तक आप बहू हैं तब तक आपको सास बुरी लग रही है, और जैसे ही आप सास बनेंगी वैसे ही आपको बहू बुरी लगने लगेगी। ये दुनिया का नियम है, सास बहू का मैंने बता दिया, ज़्यादा प्रचलित है ये समाज में, कि जब तक खुद बहू रहती है लड़की, तब तक उसको लगता है सास बेकार है, बहुत दिमाग खाती है, और जब वो बूढ़ी हो जाती है, जब उसके बेटे की शादी होती है, उसके घर में बहू आ जाती है, तब उसको लगता है बहू बेकार है। तो भैया इस बात को समझो, ना बहू बेकार है ना सास बेकार है। तुम उस कॉन्सेप्ट को एडजस्ट करना सीखो। और किसी भी स्थिति में एक थिंकर हुए, एक दार्शनिक हुए, जिनका नाम था कांट, कभी आपको पढ़ाऊंगा मैं, कांट थे ये। तो इन्होंने, कांट ने बताया था कि किसी भी स्थिति में सबसे बेहतर तरीका क्या है कि आप सही गलत समझो, आप सामने वाले की जगह अपने आप को रख लो। ठीक है। जैसे मान लीजिए बहुत से घरों में देखा जाता है कि बेटे बेटियां, बेटे और बहू, बेटियां तो नहीं, बेटियां तो अच्छी होती हैं, तो बेटे और बहू क्या करते, बड़े बुजुर्गों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। वो कुछ घरों में, बोल रहा हूँ सारे घरों में नहीं, अच्छा व्यवहार नहीं करते। तो होगा क्या कि उन बेटे और बहुओं को उन बड़े बुजुर्गों की जगह अपने आप को रख के देखना चाहिए कि अगर वो जब उतने एज के होंगे और उनके साथ उनके बेटे इस तरह व्यवहार करेंगे तो उन्हें कैसा लगेगा। तो ये अगर वो करके देख लेते हैं तो अपने आप ही उनका व्यवहार क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अगला शासन व्यवस्था का होता है। तो भैया जब व्यापार होगा, जब नगर बनेगा, जब कृषि होगी, जब लोग आने जाने लगेंगे, तो शासन तो बनाना पड़ेगा। पता चला अनाज लेके जा रहे हो, कोई लूट लिया, अनाज बेच के आ रहे हो, पैसा लेके आ रहे हो, कोई लूट लिया, तो शासन व्यवस्था का उदय होगा इस समय। ठीक है। शासन व्यवस्था का उदय होगा, नगर में रहने वाले लोगों का जीवन अत्यधिक जटिल हो जाएगा, लोगों के समक्ष निश्चित शासन व्यवस्था लागू करने का दबाव बढ़ने लगा, इससे सार्वजनिक जीवन में नियमन बनने लगा। ठीक है। नियम कानून फॉलो होने लगे। इस संगठन का उत्तरदायित्व था कानून व्यवस्था बनाए रखना, लोगों की सुरक्षा शांति की स्थापना करना, आपसी झगड़ों का निपटारा करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हुआ करती थी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए किसी समय में शासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए शासक एवं योद्धा वर्ग का उदय हुआ। क्यों? क्योंकि व्यापार वगैरह होने लगा है, लोग यहाँ वहाँ जाते हैं, तो शासन तो होना चाहिए, राजा होना चाहिए, सैनिक होने चाहिए जो कि अत्याचार से बचाएं। धार्मिक स्थिति की अगर बात की जाए तो धार्मिक स्थिति में आप देखेंगे सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई धातुएं तांबा एवं कांसा थी, जिनके कारण लोग इसे पवित्र मानते थे, तांबा और कांसा को।
इसके साथ ही प्रकृति के सानिध्य में रहने के कारण लोग सूर्य, चंद्रमा, देवी देवताओं की पूजा करते थे, जो भिन्न भिन्न शक्तियों के प्रतीक थे। ठीक है, अभी धर्म के नाम पर पाखंड नहीं आया था, मतलब उस समय इतना धर्म नहीं थे, आजकल बहुत सारे धर्म हैं। तो हम लोग सूर्य की पूजा करते थे क्योंकि सूर्य ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की पूजा तो हमें आज भी करनी चाहिए और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जो लोग सूर्य की पूजा करते हैं। हालांकि मैं तो किसी की पूजा नहीं कर पाता हूँ, बस अच्छा लगता है देख करके, क्योंकि सूर्य जो है वो पृथ्वी पर समस्त ऊर्जा का स्रोत है। अगर सूर्य ना हो तो बताइए, ना तो पेड़ पौधे होंगे, ना हम होंगे, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से प्रकृति में हम अगर पूजा कर रहे हैं धरती की, तो धरती उर्वरा की देवी है, उसकी भी पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्राकृतिक पूजा एक प्रकार से लोग करते थे। ठीक है, भाषा और कला का विकास, तो कांस्य युग में भाषा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ, क्योंकि लोग इधर से उधर जाएंगे। होता क्या है, जैसे आप बिहार के रहने वाले हैं और आप यूपी में आ रहे हैं, तो हो सकता है आप जो है वहाँ पे भोजपुरी बोलते हो सकता है कुछ लोग मैथिली बोलते हो, ऐसे कुछ भाषाएं होंगी, मगधी भाषा होगी, कुछ लोग ऐसे बोलते होंगे, मगधी बोलते होंगे, भोजपुरी बोलते होंगे, मैथिली बोलते होंगे। और वहीं आप जब यूपी में आएंगे, जब आप पेपर देने आएंगे, तो यहाँ पे ब्रज भाषा बोली जाती है, खड़ी बोली शुद्ध हिंदी बोली जाती है। तो आप जब वहाँ जाएंगे तभी तो आप समझेंगे कि हमारी जो भाषा है उसके अलावा भी दुनिया में कोई भाषा है। तो लोग जब यहाँ से वहाँ जाते हैं तो भाषा का विकास होता है, वो एक दूसरे की भाषाओं को समझते हैं। ठीक है, इस युग में मनुष्यों ने अपने विचारों को लिखित रूप में व्यक्त करना सीख लिया था, यानी कि वो अपने विचारों को लिखने लगा था, पत्थर पर लिख देता था, कहीं लिख देता था। हालांकि हम उसके विचारों को इतना पढ़ नहीं सकते, लेकिन वो लिखता था अपना। लगभग 3000 ईसा पूर्व में कांस्य युगीन लिपि का आविष्कार हो चुका था, जिसे कीलाक्षर लिपि कहा जाता था। जो कांस्य युगीन लिपि है वो क्या है, कीलाक्षर लिपि है। इस लिपि में 250 से अधिक अक्षर थे। प्रारंभ में यह लिपि चित्रों पर आधारित थी, बाद में ध्वनि पर आधारित हो गई। यानी प्रारंभ में चित्र बना देते थे, जैसे पेड़ बना दिया, पेड़ के बाद गाय बना दिया, भैंस बना दिया, कुत्ता बना दिया, ऐसे बनाते थे। तो ये कीलाक्षर लिपि थी, इसमें 250 से ज़्यादा अक्षर होते थे। समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमने आज जो टॉपिक कवर किए हैं उनमें पाषाण काल हमने कवर कर लिया, और हमने ताम्र पाषाण काल या ताम्र युग हमने कवर कर लिया। अब अगला जो टॉपिक होगा वो होगा लौह युग, आयरन एज। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, अगली क्लास में हम लौह युग की बात करेंगे। ठीक है, आप लोग रिवीजन करते रहिए, बहुत ही बेहतरीन ये सब्जेक्ट होता है और पढ़ने में मज़ा आना चाहिए भाई। ठीक है, आप लोगों को अगर पढ़ने में मज़ा आता है तभी आप पढ़ाई करिए, अगर नहीं मज़ा आता तो जिसका मज़ा आता है वही करिए फिर। ठीक है, क्योंकि ज़बरदस्ती की पढ़ाई करने से आजकल नौकरी तो नहीं लगने वाली है, तो ज्ञान लेके करोगे भी क्या जब नौकरी न लगे। तो इतना ही, थैंक यू।